अच्छा मिस्टर ट्रम्प, चाइना जाने की तैयारियां पूरी हैं, मुकम्मल हैं हर लिहाज से? मैं अपने फुल तैयारी के साथ हूँ। ये रहा मेरा ब्रीफ केस। मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि चावल जो है ना वो चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे चलते हैं और जो इलेक्ट्रिक में चलते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। अच्छा। लेकिन जब गैस का रेट बढ़ गया ना तो चावल का टेस्ट खुद ब खुद सही हो गया। ठीक है ना? जब घोड़ा चलता था ना, जो उसकी टॉप होती थी उसमें एक मौसीकियत होती थी, एक रिदम होता था, बड़ा सुरूर मिलता था सुनने में उसकी आवाज। मैं तो उस पर डांस भी कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक। जुनैद के साथ शो में मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वहीद खान लाला, हमारी को होस्ट सुहाना सियाल। नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान ख़ास बातों के साथ मौजूद हैं, जिनका नाम पाकिस्तान में लाखों सोलर सार्फिन के लिए उम्मीद की एक किरण है। सोलर लाइसेंस, टैक्सेस, नेट मीटरिंग के हवाले से तमाम शुकूक व शुबात, तमाम सवालों का जवाब देने के लिए चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन जनाब वकास हारून मूसा। लेकिन नाज़रीन, पहले आपको लिए चलते हैं अपने तारीखी दौरा चीन पर रवानगी के लिए बिल्कुल तैयार अमरीकी सदर जनाब डोनाल्ड ट्रंप। हाउ आर यू मिस्टर प्रेसिडेंट? I'm really great, Mr. Junaid. Thanks for having me in your day's book. And you know, you are a really fantastic guy. I really admire you. And Catherine Sial is a very nice lady. Mr. President, my name is Suhana Sial. Whatever. I always see my convenience. मैं अपनी convenience के लिए अपनी ज़ौजा को, मिलानिया को रजो बाल बच्चे वाली भी बोल देता हूँ। अच्छा मिस्टर ट्रम्प, चाइना जाने की तैयारियां पूरी हैं, मुकम्मल हैं हर लिहाज से? Yeah, absolutely. I'm ready. I'm ready to visit China. And this is my second time I'm visiting China. बहुत तैयारियां करके रखी हुई अच्छा, हैं। आपके दौरा चीन का बुनियादी एजेंडा क्या है? You know, Mr. Junaid, मेरा एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लीन है, क्रिस्टल क्लियर। जी जी। मैंने ये देखना है कि जिस तरह से चाइनीज डड्डू खाते हैं, उसको खाने से पहले तोलते कैसे हैं। Because, हमने सुना है कि डड्डू तोलना near to impossible. It's just like win a war against Iran. And एजेंडे का दूसरा पॉइंट ये है कि मैंने बचपन में सुना था कि दीवारों के कान होते हैं। वहाँ पे मैं दीवार चीन देखूंगा, उसके कितने बड़े कान होंगे। I'm very curious to know. मिस्टर प्रेसिडेंट, आप चाइना जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, यहीं से जाएंगे? बस एंकर ने कहना है खुश रखे, खुश रहे तो मैं हो गया। 10 मिनट दूर है एयरपोर्ट। He'll drop me. ओह, अच्छा, ये मिठाई किस खुशी में हमारे लिए लेके आए हैं? Oh, ठहर बेटा, ऐदा तू काला। ये फरमाइश है इस शी जिनपिंग की। Xi Jinping is really fond of burfies. You know, अच्छा, मिठाई। शी जिनपिंग ने आपसे कहा कि बर्फी लेके आए? Yeah, you know what? उसने मुझे कहा कि I really like Ahmedabad की बर्फी। अच्छा। But I said to him, yeah, I live in America. हमारे यहाँ Ahmedabad है ही नहीं। Then somebody told me कि आपका जो एक दोस्त है पाकिस्तान में, वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। Then there's a name clicked in my mind, Mr. Shabazz Sharif. I called him. मैंने शबाज को कॉल किया, मैंने कहा, hey Shabazz, how are you? You are a fantastic guy, you are a nice guy. Give me a favor. उसने कहा क्या? मैंने कहा I want Ahmedabad की बर्फी। कहता पर मिल जाएगी। फिर मैंने उसको कहा कि मुझे 1 किलो बर्फी 5 किलो वाले डिब्बे में डाल के भेजा। ये क्यों करना है? आप 1 किलो बर्फी चाहिए तो 1 किलो का डब्बा काफी था। You know what, Mr. Fantastic Guy? After all, I am the president of United States of America, who is a superpower and who is visiting the second superpower, China. So, ये superpower का gift exchange है। 1 किलो मिठाई अच्छी लगेगी। मैं ट्रम्प हूँ। ट्रम्प तो superpower है और वो कोई भी गिफ्ट दे सकता है। ये ट्रम्प का तोहफा है। कोई नजमानी मंगनी नहीं हो रही। अच्छा, जंगबंदी के बाद ये दूसरा एहसान है शहबाज शरीफ का आपकी जात पे? या मिस्टर शहबाज शरीफ साहब के मेरे पे ऑलरेडी बहुत सारे एहसानात हैं। इतने एहसानात, कहीं ऐसा ना हो इतने एहसानात के चले मैं दब के मर ना जाऊं। Well, मैंने जब उनसे पूछा बर्फी के कितने पैसे, मैंने मुरवतन
I thought वो आगे से कहेगा पायन क्यों शर्मिंदा कर रहे हो तुम्हारे को पैसे लेने बट उसने प्लग करके कहा कि 2100 रुपए बट मैं भी ट्रम्प हूँ मैंने कहा बट मेरी CIA के इंफॉर्मेशन के मुताबिक अहमदाबाद की 1 किलो बर्फी 2100 रुपए की नहीं 1600 रुपए किलो है तो कहता है पायन ऐप बाइक का किराया तुम्हारे प्यो ने देना है मैंने कहा छेती छेती अपना इजी पैसा नंबर पे जो मैं पैसे काट रहा उन्हें क्या ट्रम्प साहब भेजना है किया नोट करो 0336 बाई 2111 but he's always been kind to me I'm really happy but you are a fantastic guy Suhana Catherine is a fantastic lady I love your culture I love Pakistan ke chicken chole I love Pakistan ke golagappa Thank you. I really like Pakistani the seafood. वैसे जुनैद साहब मैंने गलत दसा जी जी मैं सुनिया कि तुसी कुकर दी डुमची भी खा जाते हो वैसे खांदे भी हो के सिर्फ गल्ला ही बढ़िया नहीं नहीं हमारे यहाँ खाई जाती है ओए खुदा दा वास्ता जे एक कुकर दी कोई शायद छड़ दो ऐसे चीन विच भी नहीं खाई जाती जड़े कॉकरोच दे लेग पीस भी खा जाते ने मिस्टर प्रेसिडेंट आप चाइना के इतने अहम दौरे पे जा रहे हैं तो आपका लगेज कहाँ है लगेज भी मेरे लागे है मैं अपने फुल तैयारी के साथ हूँ ये रहा मेरा ब्रीफ केस इसके अंदर मेरा सारा सामान मौजूद है हमने तो सुना था कि अमेरिकन सदर के ब्रीफ केस में एटमी बटन होता है ओ तो मैंने हाथ नहीं लान देंगे मैंने कहा मुझे वो बटन वाला पासवर्ड दो कहते हैं लिखो मिस्टर प्रेसिडेंट अगर अमेरिका की एटमी तंसीबात आपके कंट्रोल में नहीं है तो ये तो आलमी अमन के लिए बहुत बड़ा खतरा नहीं है कैथरीन ऐ तुम्हारे पप्पे कुटन एंकर वर्गे लोग रुकी लड़ाई दोबारा लवा देते ने कहते ने पायन ओ तोनु हजे भी दिल च गाला काट रहा है Even though you are a fantastic guy वजह जानते हो एयरपोर्ट पे तू ही मैंने छड़ना है तो मेरे को सामान भी ज्यादा है FIA वाले नु कह के तू ही आगे टपाना है Okay, Mr. Junaid and Catherine, मुझे इजाजत दें चाइनीज में इंतजार कर रहे होंगे और कह रहे होंगे चांजर दी पावा चनिका नैना ते दुलदा खुमार लगाए दिलो इंतजार कदू आवेगा मेरा प्यार पावा दी पावा चनिका नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा हमारे साथ रहिए अच्छा वकार साहब इससे पहले कि गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हो जाए आप हमें ये बताएं कि लेटेस्ट और क्रेडिबल इंफॉर्मेशन क्या है सोलर पे ये जो टैक्स की बातें हो रही हैं अस्सलाम वालेकुम इसमें सबसे पहली जो आजकल जो लेटेस्ट न्यूज़ है वो ये थी कि नेपरा ने जब फरवरी में रेगुलेशंस चेंज की थी तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि अब हम हर एप्लीकेशन जो नेट मीटरिंग की है जिसको नेट बिलिंग कह रहे हैं अब उस पे 1000 रुपये पर किलोवाट के हिसाब से यानी अगर एक 25 किलोवाट तक का सिस्टम है या 10 किलोवाट का सिस्टम है उसने 10,000 रुपये फ़ीस जमा करानी है तो उस पर काफ़ी शोर मचाया लोगों ने और क्योंकि इससे पहले भी ये पॉलिसी लेके आए थे फिर इसके बाद इसको चेंज किया था और अब पिछले 4-5 साल से यही रूल था कि जो 25 किलोवाट से छोटा सिस्टम है यानी जो घर पे सिस्टम लग रहा है या किसी छोटी दुकान पे लग रहा है या छोटे किसी प्लाजे पे लग रहा है तो उसके ऊपर ये फीस नहीं लेते थे इसको डायरेक्ट प्रोसेस कर देते थे और अब तो खास कर देखें ना क्योंकि रेट भी कम कर दिया है ना तो अब तो इनको फ़ायदा हो रहा है आप 50 रुपये की बिजली बेच रहे हैं 10 रुपये की ख़रीद रहे हैं फिर आप कह रहे हैं वो 10 रुपये की बल्कि 10 भी नहीं वो 8-8.5 देते हैं तो वो 8-8.5 रुपये की बिजली बेचने के लिए भी आप उनसे फ़ीस भी लेना चाहते हो यानी जबकि नफ़ा भी आपका होना है तो मेरे ख्याल है अवाम ने बिल्कुल सही रद्द-ए-अमल दिया और लोगों ने भी दिया मीडिया की तरफ से भी काफ़ी आया और अल्लाह का शुक्र है कि अब उन्होंने इसका फैसला किया है कि नहीं भाई 25 से नीचे इस वक्त जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो क्या है ज़रा निर्खों में हमें बता दें पैसों में कि नेट मीटरिंग में एक आम सारिफ हुकूमत को बिजली बेच कितने की रहा है और हुकूमत से ख़रीद कितने की रहा है फ़ी यूनिट तो अब जो करंट रेगुलेशन है जिसका नाम है नेट बिलिंग रेगुलेशन या प्रोज्यूमर रेगुलेशंस उसमें ये होगा कि आप जो बिजली ख़रीदते हैं वो आपको फुल रेट की मिलती है यानी आपने 45-40 के बीच का रेट होता है फिर उस पर टैक्सेस वगैरह लगते हैं तो लग के आपके बिल में तकरीबन 50 से 55 रुपए 50 से 55 रुपए फ़ी यूनिट हम हुकूमत से खरीद रहे हैं हम हुकूमत से खरीद जी रहे हैं और बेच कितने की रहे हैं नेट बेचते मीटरिंग से हैं तो जो उसका मैं सूरज से लेके बना रहा हूँ मैं बेच हाँ, कितने की रहा तो हूँ बेचने का जो रेट है आजकल तकरीबन 8.5 रुपए का है माशाल्लाह और उसमें फिर साथ में आपका एडवांस माशाल्लाह
माशाल्लाह। इसके बाद उसमें आपका एडवांस इनकम टैक्स भी कटता है, तो वो 8.5 से भी जो आपके हाथ कम हो जाता है। वो 8.5 से भी आपके तकरीबन नहीं तो जो मैं हुकूमत को बिजली देता हूँ वो सरसों के तेल में बनती है, और जो मैं हुकूमत से लेता हूँ वो देसी घी में, क्या मतलब फर्क कहाँ पड़ता है? बस देखें, ये अब हमारा जो काफ़ी इसको हमने प्रोटेस्ट किया है और इसको काफ़ी हमने कोशिश की है कि ये 8.5 का रेट तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि देखिए ना, आप अगर दोपहर के टाइम की बात करते हैं, एक घर से आपने बिजली ली, उसको 8 रुपए दिए, हाँ। और साथ वाले घर में वो बिजली बेच दी, उसमें आपने हाय। 50 रुपए किए। तो 50 कोई ऐसा कारोबार तो मुझे भी बताओ, मैं भी करना चाहता हूँ जिसमें आपका जो है ना 400% 500% नफा हो। तो हमने काफ़ी गवर्नमेंट को इनकरेज किया। अब होगा ये कि इसकी वजह से जो है ना लोग आहिस्ता आहिस्ता बैटरियों की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, क्योंकि एक सारिफ है, उसके घर पे अगर सोलर लगा हुआ है तो वो कहेगा मैं 8.5 रुपए का यूनिट क्यों बेचूं, क्यों ना मैं बैटरी में उस यूनिट को डाल लूं, और शाम के टाइम पे जो मैंने सबसे महंगी वाली बिजली है जिसमें 60-70 रुपए का खर्चा होता है, हाँ। उसकी जगह पे उसको इस्तेमाल कर लूं। तो अच्छा ये वकास भाई, आप पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन के चेयरमैन भी हैं, जाहिर है आपसे ज़्यादा गहरी नज़र किसकी हो सकती है, सोलर की डिमांड कितनी है, कंजम्पशन कितनी है, सब कुछ आपके नज़रों के नीचे है। आप ये बताइएगा, जो बुनियादी तौर पे सवाल है कि क्या ये जो सोलर का कंज्यूमर है अल्टीमेटली वो नेट मीटरिंग का भी बैक हो कहेगा भाड़ में जाओ यार, नेट मीटरिंग मैं हुकूमत को देता ही नहीं हूँ, बिल्कुल तो इस तरफ नहीं चला जाएगा कि मैं अपने खुद और दो हमसायों की बिजली पैदा करके खुद बना रहा हूँ, बात खत्म। बिल्कुल यही होगा, और यही चीज़ हम उनको समझा फिर रहे हैं हुकूमत कि क्या करेगी? हम उनको यही समझा रहे घरों हैं में कि छापे मारेगी? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ज़रा देख, घर के ऊपर तो आपकी छत है, आपका हाँ। सूरज है, उसके ऊपर तो जाके नहीं कर सकते। तो हम उनको ये समझा रहे हैं कि आप ये 6 महीने का मसला सॉल्व करने के लिए, ये जो आपको मसला आ रहा है उसका एक सोल्यूशन आपने ऐसा निकाला है जो बड़ा शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है। इसको आप छोड़ रहे हैं 2 साल या 3 साल में, ये जो बड़े बड़े कस्टमर हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, और क्योंकि बैटरी की टेक्नोलॉजी भी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। अच्छा, बैटरी टेक्नोलॉजी से याद आया, ये जो दुनिया भर में सोलर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, हम कहाँ खड़े हैं सर ये बैटरी टेक्नोलॉजी को लेके? पीछे हैं या आगे हैं, क्या ये है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है, बल्कि इस वक्त मैं कहूँगा पाकिस्तान शायद दुनिया में, खासकर देखें जब हम इसकी जब पावर सेक्टर की बात करते हैं ना, तो इसमें एक टर्म यूज़ होता है डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन, जी जी। जिसको डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है चीज़ें डिवाइड हुई हुई हैं। हाँ। तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के टॉप 10 टॉप 20 ममालिक में है सोलर की डिप्लॉयमेंट में, लेकिन खासकर अगर हम डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन की बात करें तो पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये जरूरत इजाद की माँ है। ज़रूरत इजाद की माँ है, और पाकिस्तानी बहुत क्रिएटिव हैं, क्योंकि देखें डंडे पड़ते रहते हैं, तो हमने अपने आप को यूज टू बना लिया है कि सॉल्यूशंस खुद निकालते हैं। हाँ। जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट ने कह दिया है कि भाई पानी भी हम नहीं दे सकते, सिक्योरिटी भी आप खुद कर लें, जो है सूरज के सामने हम स्क्रीन लगा के रोक देंगे, आपकी तो किरणें रोक देंगे। पाकिस्तानी बड़े रेजिलिएंट है। पाकिस्तानी फार्मर ने जो है वो अपने देसी तरीके से इजाद किए हुए हैं ट्यूबवेल्स, और ट्यूबवेल्स को भी वो जिस तरह से आपने शायद देखा हो, वो ट्रॉली पे लगा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते बिल्कुल हैं। ले जाते हैं। बिल्कुल। मुझे याद है अभी कुछ अर्से पहले मेरे पास जो है ना, कुछ जर्मन मैगजीन की तरफ से इंटरव्यू के लिए वो आया था, तो उसको जब हमने अच्छा। बताया, ये तो वो तो सर पकड़ के रह गए थे, वो तो नोबेल प्राइज देने वाले लेवल पे आए हुए थे कि ये तुम लोगों ने क्या किया। भाई वो फार्मर कहता है मेरे 2 ट्यूबवेल हैं, हाँ, हाँ। यस। और मैं इंस्टेड ऑफ के 2 जगह पे अलग अलग लगाऊं, मैं एक वो गाड़ी लेता हूँ जिसके ऊपर लोहे का लगा के, और उस पे वो आयरन वर्क्स वाले जो है उन्होंने अपना नाम शाम लिखा होता है, लिखा होता है। रंग बिरंगा किस्म का, जिस तरह हमारा बसों का ट्रक हाँ, आर्ट वर्क है उस तरह का बन रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि इस वक्त पाकिस्तान में सोलर की दुनिया में, दुनिया की जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, ये पाकिस्तानियों के आप इनोवेशन वकास भाई देखते जाइएगा। ये जो सोलर पैनल बनाए हुए हैं ना हमने, वो ट्रॉली बनाई हुई है, रात को उस पे हम बच्चों को बिठा के मूवी भी दिखाएंगे। हम डिस्कोर्स को जो मैसेज दे रहे हैं और पावर सेक्टर को जो मैसेज दे रहे हैं, वो ये मैसेज दे रहे हैं कि आपने अपने आप को अडॉप्ट करना है, आपने अपने आप को नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखिए। सोलर जो है ना वो सोल्यूशन का हिस्सा है। अच्छा वकास भाई, आप फरमा रहे हैं कि सोलर जो है सिस्टम का हिस्सा है, इस सिस्टम का सोल्यूशन का हिस्सा है, ये खुद एक सोल्यूशन नहीं है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस सिस्टम में रह के इसने सोल्यूशन बनना है? अगर इसको सिस्टम का हिस्सा बनाते हैं, देखिए दोनों चीज़ें हैं। या अब जो हमने पावर सेक्टर को जो मैसेज देना ना, वो ये देना है कि आप सोलर को अपने सिस्टम का हिस्सा बनाएं, जिससे सबको बेनिफिट दे सकते हैं। अदरवाइज फिर लोग लोग कता ताल्लुक इख्तियार कर अपनी लेंगे मदद और आपके अपने तहत घरों खुद में कर बैटरीज लेंगे, वाला बिल्कुल, सोलर बिल्कुल। लगाएंगे। इसी तरह तो और कानून ही देंगे बच्चों। एग्जैक्टली फिर यही होगा। देखिए कोई भी बंदा जो है ना वो खुशी से तो ऐसा नहीं है, क्योंकि डिस्कोर्स जो हमारे हैं वो उनकी रिलेशनशिप जिस तरह की अपने कस्टमर्स के साथ है, वो बड़ी वन साइडेड और बड़ी क्या कह सकते हैं उसको, रूड किस्म की रिलेशनशिप होती है। आप अगर कंप्लेन कराने जाएं तो वो कंप्लेन नहीं लिख रहा है इस तरह से। तो अगर तो यानी इस तरह समझ लें कि ये जो सोलर है ना, इसने पावर सेक्टर को डेमोक्रेटाइज कर दिया है। जिस तरह आज अगर हम देखते हैं तो हर बंदे के पास अपनी आवाज़ आ गई है, क्योंकि वो अपनी छत पे खुद सोलर लगा सकता है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पे आज भी पावर नहीं पहुँचा है, तो वो पावर नहीं पहुँचा है तो वहाँ पे अब लोग वेट नहीं कर रहे कि पावर आएगा, वो आगे बढ़ गए हैं, उन्होंने सोलर लगा लिया है।
एक ने दूसरे बराबर वाले को दे दिया है, इस तरह करके एक सर दूसरे के इसी साथ तरह अपार्टमेंट बिल्कुल एक आम शहरी का सवाल यही है कि जब इन्वर्टर मेरा है, सोलर मेरा है, हर चीज मेरी है, तारों समेत छत मेरी है, सूरज अल्लाह का है, तो सूरज मैं अल्लाह का है लाइसेंस क्यों बनवाऊं और मैं हुकूमत को टैक्स किस बात का इसी दूं? चीज पे हुकूमत कहती है कि सूरज की किरणें सिर्फ आपको काला करने के लिए पैदा की हैं लोगों ने, बस। नहीं, बल्कि अभी एक बड़ी खतरनाक चीज़ जो आगे आ रही है ना, वो आ रही है, देखें अब बजट का टाइम आ गया फिर से, ठीक है। अब बजट का टाइम आया हुआ है तो वही मसले मसाइल हर साल जो होते हैं हमारे मई जून में, कि पैसे हैं नहीं, टैक्स कलेक्शन पूरी नहीं हुई, तो अब आजकल जो पिछले साल उन्होंने सोलर पैनल्स पे, जी आज से 3-4 साल पहले इन्होंने बाकी इक्विपमेंट पे तो लगा दिया था, लेकिन सोलर पैनल बचे हुए थे। पिछले साल सोलर पैनल पे भी टैक्स लगा दिया 18%, फिर उसको बड़ी मुश्किल से काफ़ी शोर मचा, आवाम की तरफ से एहतजाज हुआ, तब जाके उसको उन्होंने 10% पे लिमिट किया है, और इस साल वो बात कर रहे हैं कि इसको हम 10% से फिर 18% पे लेके जा रहे हैं। तो हम काफ़ी यानी इस पे जो है ना कोशिश कर रहे हैं, रेजिस्ट करें, बल्कि आपके तवसत से भी हम चाहते हैं कि ये मैसेज जाए कि भाई नो टैक्स ऑन सोलर, नो टैक्स ऑन द सन। सूरज पे आप कैसे टैक्स लगा रहे हैं, इस 10% को भी हटाओ। अच्छा वकार साहब, आजकल शायद आपकी नज़र से भी गुजरा हो, बहुत सारी वीडियोस चल रही होती है सोशल मीडिया पे कि जी सोलर पैनल की ज़रूरत नहीं है, बस एक छोटी सी डिवाइस लगाएं, 10-10 एसी चलाएं। तो क्या ये सोलर पैनल इतने बुरे हैं या ये डिवाइसेस जो हैं सोलर की दुनिया में इनकलाब, इनकलाब? 10 एसी, पता नहीं नहीं, चंद असल में हजार देखें रुपए ये में। जो है ना पाकिस्तान में, क्योंकि एक लोगों को शौक भी है शायद व्यूज़ वगैरह रिसीव करने। अच्छा आजकल एक मज़े की चीज़ ये है कि आप सोलर किसी भी टॉपिक के साथ लगा देना तो आपकी वो वायरल हो जाती है, वायरल वीडियो, हो तो हिट हो जाती जाती है। तो अक्सर लोग जो है ना वो इसी तरह के, मैं हमेशा जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको भी कहता हूँ, जो लोग हैं, कि भाई थोड़ी रिसर्च करें। जिस तरह आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो अक्सर होता है ना, लोग किसी भी चीज़ का इलाज बता रहे होते हैं कि जी बाल आपके नहीं है तो बाल आ जाएंगे, हाँ, कोई केमिकल लगा लें, इस तरह से कर लें। तो ये आप कितने डॉक्टर्स के पास गए थे? सर मैं अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च करके जो है ना, रिसर्च करके चीज़ों पे नतीजे निकालते हैं। तो इसका भी यही है कि सोलर पे भी आपने हर किसी की हाँ। बात नहीं सुननी, किसी एक्सपर्ट से पूछें, किसी ऐसी कंपनी से पूछें जो रेपुटेड है, जिसका ऑफिस है, जिधर आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं, उसको कह सकते हैं कि भाई मुझे दिखाओ ये कहाँ चल रहा है। अच्छा विकास भाई, ये हमारी हुकूमत जो है कब तक सूरज से डरती रहेगी? सूरज तो मतलब है, सूरज ने तो आना है, उसने किरणें देनी है, और किरणों से हमने बिजली बनानी ही बनानी है। जो हुकूमत पिछले इतने सालों, इतनी दहाइयों से हमारे साथ कर रही है, तो हमने तो बिजली बनानी ही बनानी है। तो ये जो हुकूमत और आवाम के दरमियान एक मुखासमत है, फ्रिक्शन है, इस मामले में डिस्करेज है। यही हुकूमत थी जो चंद साल पहले तक, यही हुकूमत से मुराद है हुकूमत ही थी जो चंद साल पहले तक जो है वो आवाम को इनकरेज करती थी, इंसेंटिव दे रही थी, मिन्नतें डालती थी कि जी सूरज पे आओ, सूरज पे आओ। अब सूरज पे आए तो कहते सूरज से जाओ, सूरज से जाओ। असल में ये देखें, ये तो हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है ना, उनका एक आप समझ लें, उनका एक तरीका एक वो रहा है कि वो आज एक चीज़ सोचते हैं, कल दूसरी चीज़ सोचते हैं, और जिस वक्त सोचते हैं उसी दिन सुबह इंप्लीमेंट कर देते हैं। लेकिन इसको अगर आप एक थोड़ा लंबे अरसे में देखें या लॉन्ग टर्म में देखें, तो जो देखने वाली चीज़ है या जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान में सूरज की जो रोशनी है, पाकिस्तान के पास अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 365 में से शायद 360 दिन सूरज अवेलेबल होता है, जी, जबकि हमसे बहुत कम सूरज वाले ममालिक जो हैं सूरज वो में तो उसके हम ऊपर- खुद कफील हैं। सूरज में तो हम बिल्कुल खुद कफील हैं। तो ये जो चीज़ है, इससे हम फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं, हाँ हमने इसको जी। इस तरह सोचना है। तो आज अगर आप देखें ना, तो पाकिस्तान में जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी एक शख्स एक आदमी average, जितनी बिजली एक औसत इस्तेमाल आदमी, करता है। बिल्कुल। तो पूरे पाकिस्तान की आप अगर एवरेज देखें तो तकरीबन 628, ये यानी आपको ये इंटरनेट पे ये नंबर एग्जैक्ट मिल जाएगा, लेकिन जी। 628 या 624 का नंबर है, किलोवाट आवर, यानी 624 किलोवाट आवर, यानी 624 यूनिट पर ईयर एक शख्स इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल करता है। जबकि ये दुनिया की एवरेज से देखें तो दुनिया में एवरेज तकरीबन 3000 है। हमारे अगर ओह! करीब के एरिया में देखें तो दुनिया बांग्लादेश की औसत इस्तेमाल बिजली की जो शरह है वो 3000 के लगभग है, और एक 3000 पर पाकिस्तानी पर्सन। जो बेचारा इस्तेमाल कर सकता है या हाँ। बेचारे में जुर्रत है या उसकी- हिम्मत है उधार या कर्ज लेके, बिल्कुल वो इसी तरह। 600 यूनिट है। 600 यूनिट, और ओह! बहुत सारी जगहें अभी भी हमारी ऐसी हैं जहाँ पे बिजली नहीं पहुँचती। आप लाहौर से कोई या कराची से या इस्लामाबाद से आधा पौना घंटा मैक्सिमम ड्राइव करके बाहर निकल जाएं तो आप बिल्कुल। ऐसे एरिया में पहुँच जाएंगे जहाँ अभी भी 12 घंटे से 18 घंटे लोड शेडिंग, जब वाफिर इलेक्ट्रिसिटी मौजूद होती है, जब ओह! गवर्नमेंट ये कह रही है कि हमारे पास बिजली, या हमारी ब्यूरोक्रेसी ये कह रही है कि मेरे पास बिजली बहुत ज़्यादा है और मैं सोलर नहीं लेना चाहता, हाँ। लेकिन उस टाइम पे भी उन जगहों पे लोड शेडिंग हो रही है। तो ऐसा क्यों नहीं किया जा सकता कि कोई तरीका बनाया जाए कि वो जो एक्स्ट्रा बिजली आ रही है वो आप उधर सप्लाई करें। नाज़रीन, वकास साहब हमें सोलर सिस्टम के बारे में तमाम सवालों का जवाब दे के यहाँ से जाएंगे, इसलिए मुझे लेनी है यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक। अच्छा वकास भाई, चलें हुकूमत की तरफ से हम सोच के देखते हैं। आप फ़र्ज़ करें आप मिनिस्टर हैं, आप एक लम्हे के लिए अपने आप को मिनिस्टर तसव्वुर कर लें, ठीक है, टांग पे टांग तो आपने वैसे ही रखी हुई है। आप ये बताएं कि हमने गवर्नमेंट की तरफ से सोच के देखें, तो ये बताइएगा
कि आईपीपीज का भी तो एक मौकफ होगा ना। हमने मुआहदे किए हुए हैं, हम एक आम पब्लिक तो बेचारी कहती है कि जी खत्म कर दो इन मुआहदों को, खुद बिजली दो या हमें बनाने दो, ठीक है, आईपीपीज को बीच में से निकाल लो जो बगैर बिजली बनाए पैसे कमा रहे हैं। इसका वो कहते हैं, हुकूमत कहती है जी हम ऐसे मुआहदों को ख़त्म नहीं कर सकते। तो आप बताएं एज ए प्रोफेशनल कि ये जो आईपीपीज का जिन है इसको बोतल में कैसे बंद किया जा सकता है? देखिए, इस पे शॉर्टकट्स कोई नहीं है, थोड़ा सा इसको मेहनत से और क्रिएटिविटी से इसको सोल्यूशन को निकालें। और हम बार बार ये हुकूमत को मैसेज भी दे रहे हैं एज पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन कि आप इसको, इस मसले को हल करने के लिए देखें, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा स्ट्रक्चर है ना वो इस तरह है कि आपका फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। यानी आपने एक कैपेसिटी चार्जेस का जो मुआहदा किया हुआ है वो ये है कि प्लांट बन गया है, अब उसका एक एनुअल रेंट देना ही देना है, चाहे है। बिजली इस्तेमाल करो बिजली बने ना बने। एक मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स अभी बता देता हूँ। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल है जो हम देते हैं वो ये है कि बार बार हमें सुनने को मिलता है कि सूरज से जो है ना जब सोलर लगता है तो बाकी सार्फिन को नुकसान होता है, क्योंकि वो जो जिन्होंने सोलर लगाया हुआ था उनका बिजली का बिल ख़त्म हो जाता है, बाकियों का रह हाँ। जाता है। तो हम हमेशा पूछते हैं तो 1 मिनट, अगर आप सुबह 10 बजे से लेके 2 बजे तक उस टाइम पे टैरिफ को कम कर दें सबके लिए, क्योंकि आप खुद ही कहते हैं कि सूरज का जो सोलर का जो टैरिफ है वो आपको सस्ता पड़ा है और अब तो आप 8.5 रुपए में ले रहे हैं। तो वो 8.5 रुपए में लेके सारे का सारा क्यों लेके जा रहे हो उस टाइम पे? वो सिर्फ वो टाइम 10 बजे से लेके 2 बजे तक का, जबकि सूरज से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है, उस टाइम पे आप उस टैरिफ को कम कर दें, हर किसी के लिए टैरिफ को आधा कर दें। उससे ये होगा कि वो जो एक मसला है कि वो टैरिफ किस तरह से सोलर का बेनिफिट किस तरह से आवाम को दिया जा सकता है, यानी सोलर का जो सारिफ है उसके लिए टैरिफ कम कर दें, सबके उसको लिए। कीमत ज्यादा सबके लिए कम कर हाँ। देना, क्योंकि आपको सस्ते में आप 8.5 में खरीद रहे हैं, 8.5 में खरीद रहे हैं तो वो 50 में बेचने के बजाय वो जो 3-4 घंटे का टाइम है, जिस तरह आपका पीक और ऑफ पीक होता है उस तरह आप एक नया स्लैब निकाल दें सुपर ऑफ पीक, या बल्कि मैं तो कहता हूँ उसका नाम रखें सोलर टैरिफ। उस टाइम पे आपका टैरिफ कम होना चाहिए। उससे 2-3 चीज़ें होंगी। एक तो ये कि जो बेनिफिट है वो सबको ट्रांसलेट हो रहा होगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी, उससे उस टाइम पे कंजम्पशन बढ़ जाएगी। जब कंजम्पशन बढ़ जाएगी तो वो जो आपको मसला आ रहा है कि आपके प्लांट्स नहीं चल रहे और आपको कैपेसिटी चार्जेस देनी पड़ी हैं, तो वो आपकी उसकी तरफ आगे जा सकता है। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप देख सकते हैं, अब आजकल ईवीज़ का ज़माना आ गया है, ठीक है। अच्छा, ईवी जब हम कहते हैं ना तो हमारे जहन में पहले तो 4 पहिए वाली ईवी आती है, लेकिन एक्चुअल जो पाकिस्तान में ईवी बनेगी वो 2 पहिए और 3 पहिए वाली है। यानी आपकी जो मोटरसाइकिलें हैं और जो आपके रिक्शे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी तक मैं कहूँगा कि वो भी शायद आवाम का अपनी मदद आपके तहत जो प्रोग्राम है ना उसी के तहत लग रहे हैं। ऐसा ही है। इस पे बहुत ज़रूरत है कि इसको फोकस तरीके से इसको तेज़ी से एक्सलेट करना है। और इसमें देखें जो अभी जो स्कीम्स निकल रही है ना कि और वो जो स्टेशंस लगेंगे, फिलिंग स्टेशंस लगेंगे, वो भी सोलर पे हों, वो ज़रूर सोलर पे हों, वो ज़रूर सोलर पे होने चाहिए। उनको इनकरेज करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि आप ऐसे कैंपेन्स करें कि उससे आपकी जो इसकी एक्सेप्टेबिलिटी है वो बढ़े, ठीक है। इस पे थोड़ी सी प्लानिंग की ज़रूरत है। शॉर्टकट्स कोई नहीं है। देखिए, दुनिया में कोई भी चीज़ जो है ना वो ऐसे नहीं होता कि आपको फ़ौरन मिल जाती है। तो अगर आप एक ब्यूरोक्रेट से बात करें या मिनिस्टर से बात करें तो हम उनको यही कहेंगे कि आप थोड़ी सी मेहनत करें। जब आपकी ईवीज़ की चार्जिंग होगी तो ये जो चार्जिंग होगी ये उसी बिजली के निज़ाम से चार्जिंग हो रही होगी ना, तो उससे क्या होगा, आपकी बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी। तो जब बिजली की डिमांड बढ़ जाएगी तो वो जो आपका कैपेसिटी चार्जेस का जो जिन है वो फिर बोतल में बंद करने का एक ये तरीका है कि उससे फिर आप फ़ायदा उठा रहे होंगे, इनफैक्ट रेदर देन के लॉस कर रहे हो, क्योंकि उससे आपका फ़ायदा ये हो रहा होगा कि आपकी पेट्रोल की इंपोर्ट कम होगी, जिससे आपका डॉलर का जो मसला है वो ख़त्म होगा। वो जो आजकल जो टैक्सेस ज़्यादा लगा दिए हैं वो उसका मसला भी कम होगा। लेकिन बस देखिए, हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं या सजेशंस दे सकते हैं, बाकी जो तो ब्यूरोक्रेट्स ये हैं आईपीपीज के मुआहदे खत्म होने का कोई रास्ता नहीं है। जो आईपीपीज़ के मुआहदे हैं ना उसमें भी आपको देखना पड़ेगा कि जो आईपीपीज़ के मुआहदे हैं वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ के तहत आपको ख़त्म करने जी। पड़ेंगे। आईपीपीज़ वैसे तो एक हम जनरल वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनके मुआहदों की जो है ना वो मुख्तलिफ, जैसे जो 1990s के मुआहदे थे उनका थोड़ा स्ट्रक्चर डिफरेंट है, जो लेट 90s के थे उनका डिफरेंट है, फिर जो 2000 में आए थे उनका डिफरेंट है। फिर बस 19-20 का ही फर्क है। कैपेसिटी चार्जेस सब में, कैपेसिटी चार्जेस तो सब में, कैपेसिटी चार्जेस तो आप समझ लें पहली शिकी उनकी कैपेसिटी चार्जेस है, बिजली पैदा करे ना करे। वो यानी उन कारखानों में बिजली बने ना बने, बेशक बिल्ली बचे दे दे, बिल्कुल इसी लेकिन तरह। उन्होंने पैसे लेने हैं। सर यही मसला देखें ना, अभी हमारा जो एलएनजी टर्मिनल्स है उसमें भी यही मसला आ रहा है। अब आपने भी ज़रा देखा ही होगा न्यूज़ रिपोर्ट्स में कि आजकल एलएनजी की कोई शिपें नहीं आ रही, हाँ, शायद नहीं, 2 आई हैं या बिल्कुल। 3 जहाज, 3 या 2 कार्गो आए हैं, लेकिन आपने उसका एलएनजी टर्मिनल का किराया पूरा देना है, मिलियंस एंड मिलियंस में जो आपका बन रहा है वो आपने देना ही देना है। तो वो तो मेरा ख्याल है हमारी गवर्नमेंट को एक बड़ा सीधा सा असूल है कि या तो वो आइंदा कॉन्ट्रैक्ट करना ही बंद कर दें, क्योंकि उनको कॉन्ट्रैक्ट करने नहीं आते।
या फिर एटलीस्ट कम से कम ब्यूरोक्रेट्स को ये ट्रेनिंग मिल जाए कि भाई ये कैपेसिटी अप फ्रंट नहीं वाली तो नहीं आपको क्या करना। लगता है कि ये नालायकी है या करप्शन है? इस पे तो मैं मेरा ख्याल है मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेहतर है। नालायकी कहते हैं। लेकिन देखें अगर ये नालायकी भी है तो ये बहुत शदीद नालायकी है। ये ऐसी नालायकी है जिसके बेसिस पे आप अगर किसी रिस्पेक्टेबल मुल्क में होते तो इसके बेसिस पे जो शख्स होता है जो इस तरह की चीज़ करता है वो फिर आगे रिज़ाइन करता है। हाँ। तो कम से कम यानी एट मिनिमम ये नालायकी तो है ही है, यानी इसमें कोई देयर इज़ नो वे आउट। अच्छा, वैसे सोलर का ओवरऑल जो फ्यूचर है वो आप पाकिस्तान में क्या देखते हैं? सर बहुत ब्राइट फ्यूचर है सोलर का पाकिस्तान में। जैसे लेकिन मैंने आपको गवर्नमेंट बताया, चाहती है डार्क रहे। देखिए गवर्नमेंट के चाहने ना चाहने से कुछ नहीं होगा। अब बेसिकली गवर्नमेंट की जो चॉइस है ना वो ये है कि या तो हम आपके साथ हैं हाँ। या फिर आप खुद ही अलग से हैं। हाँ। जिस तरह से आप समझ लें जो कोडैक की बड़ी मशहूर कहानी है कि कोडैक ने जो है ना शायद सबसे पहले डिजिटल कैमरा इजाद किया था, लेकिन इसके बाद उन्होंने उसको अपने लैब में छुपा के रखा। और आज कोडैक नहीं है लेकिन हमारे तमाम मोबाइल्स में जो है ना वो कैमरे लगे हुए हैं जिससे वीडियोस भी बन रही हैं, सारी शूटिंग हो रही है। तो बिल्कुल। इसी तरह से आप अगर देखेंगे बिजली की कंपनीज या जो बिजली का एक सेक्टर है उनके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट चॉइस है कि क्या हम इस रेवोल्यूशन के साथ रहेंगे हाँ। या हम माजी का एक हिस्सा बन जाएंगे। जब विकास भाई, हिंदुस्तान और बांग्लादेश में कई लोगों ने कॉरपोरेट तर्ज की ये सोलर एनर्जी की पैनलाइजिंग की, वो मतलब पैनल बनाए हुए हैं उन्होंने, वो पूरे गांव को बिजली दे रहे हैं, फरोख्त कर रहे हैं, बेच रहे हैं बहुत जी, ही जी, बिल्कुल, सस्ती, बिल्कुल, हाँ। बहुत ही चीप रेट्स पे हाँ। एज कम्पेयर टू गवर्नमेंट रेट्स, बिल्कुल उसे इसी वो बेच रहे हैं। तो जरा सा इनकरेज करें, पाकिस्तान के गांव देहातों में टेक्नोलॉजी आम करें, इसकी सरपरस्ती सर, करें। इस पे लोगों के पास खाली जगह पड़ी हुई है सोलर हाँ, लगाने के लिए, बिल्कुल, जगह ही तो है हमारे पास, ये सूरज है और जगह अच्छा, है। खाली जगह है और डिमांड है। देखिए मुझे हम लोग ट्यूबवेल्स का भी काम करते हैं, तो आज से हाँ। 2-3 साल पहले मैं एक दिन हम ट्यूबवेल को विजिट करने बैठे थे, तो वो एक बंदा जो है ना मोबाइल लेके जा रहा था। एक मोबाइल नहीं, काफ़ी सारे मोबाइल उसके पास थे। तो मैंने लड़कों से पूछा ये क्या हो रहा है? वो कहता है सर इस गाँव में जो है ना बिजली नहीं आती, ये सारे मोबाइल इकट्ठे करता है, तो चार्ज 2 घंटे दूर 3 घंटे दूर एक गाँव में जाता है, वहाँ से सारे चार्ज करके वापस लेके आता है। आप सोचे देखें आज के ज़माने में मोबाइल चार्ज करना तो एक नेसेसिटी है ना, वो इतना ही नेसेसिटी है जितना पानी, खाना, हवा है। 3 घंटे के लिए मोबाइल लेके शहर से आना, वापस आए तो सारे मैसेज जानू वाले जो हैं 3.25 लाख मैसेज तो आप समझ लें, देखिए इस वक्त दुनिया हर चीज़ मोबाइल पे चलती है, तो हम तो ये वही है ना, ज़रूरत इजाद की माँ है। तो थोड़े अरसे में वहाँ पे, क्योंकि अब सोलर की वजह से ये चीज़ पॉसिबल हो गई है कि कोई एंटरप्रेन्योर आएगा, कोई यंग लड़का होगा या कोई बड़ा होगा, जिस तरह से भी होगा, वो अपना एक चार्जिंग स्टेशन लगाएगा, सूरज से उसको चार्ज करेगा, बिजली आती है तो आए, ना आए विकास तो भाई, ना आए। पाकिस्तान के यहाँ जितनी अशद ज़रूरत है ना बिजली की, तो ज़रूरत इजाद की माँ नहीं, यहाँ पे ज़रूरत इजाद की नानी है। आप यकीन करें कि जो मर्जी पाबंदियाँ लगाते जाएं, अल्टीमेटली सार्फिन ने, मेरी ज़ाती दानिश यही है, कह रही है कि अल्टीमेटली लोगों ने कहना है कि नेट मीटरिंग गई भाड़ में, मैं तो अपना सिस्टम खुद लगा रहा हूँ। अच्छा विकास साहब, आपको ऐसा नहीं लगता कि गवर्नमेंट को सोलर को इनकरेज करके जो गैस के इतने बिल हैं या इतना हम इंपोर्ट करते हैं, तो इसको कम किया जा सकता है? ये आपने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया है। देखें जैसे गैस हमारे घरों में इस्तेमाल होती है ना, सब्सिडाइज रेट्स पे जा रही होती है, और ये एक बड़ा पॉलिसी फ्लॉ रही है कि हमने गैस को बहुत सस्ता रखा है। उसकी वजह से ये होता है कि हमारे घरों में इस वक्त हर चीज़ गैस पे होती है, हीटिंग भी, कुकिंग भी, वाटर हीटिंग, कुकिंग और इवन अब तो खैर वो हालात नहीं रहे, लेकिन कुछ अर्सा पहले तक सुई गैस को चूल्हा बंद करना जो है वो तौहीन समझा जाता था। माचिस की तीली ज़ाया हो माचिस की जाएगी, तीली ज़ाया हाँ, हो होती जाएगी, थी। इस तरह से होता था। तो अल्लाह, यानी अब होता यही है ना कि आप किसी चीज़ को सही से प्राइस करते हैं ना, तो लोग उसको खुद ब खुद नेमुल बदल की तरफ जाते हैं। तो अब एग्जैक्टली। जैसे हमारे घरों में खाना पकता है, मेरी वालदा हमेशा कहती थी कि चावल जो है ना वो चूल्हे पे, गैस के चूल्हे पे चलते हैं और जो इलेक्ट्रिक में चलते हैं उसमें मज़ा नहीं आता। अच्छा। लेकिन जब गैस का रेट बढ़ गया ना तो हाँ। चावल का टेस्ट खुद ब खुद सही हो गया। ठीक है ना? तो ये जो चीज़ है ये, और गवर्नमेंट ने इसको देखें, ये नहीं करना कि एक दिन में पॉलिसी चेंज कर देनी है, इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करना है। हाँ, एक तरफ आपने गैस की gradually। कीमत बढ़ानी है, दूसरी तरफ आपने लोगों को नेमुल बदल बताना है। आप सोलर लगाएं और इलेक्ट्रिक चूल्हा लगाएं, इलेक्ट्रिक हीटर लगाएं, इलेक्ट्रिक गीज़र लगाएं। उससे ये होगा क्योंकि सोलर से आपके पास बिजली आ रही है, तो जब आपका इलेक्ट्रिक पे चूल्हे पे खाना पक रहा होगा तो आपकी गैस की बचत हो जाएगी, तो आपका गैस का बिल कम हो जाएगा। इसको अगर आप आहिस्ता से लेके जाएं, और इसमें वो जो हमारा कैपेसिटी चार्जेस वाली बात है ना, वो भी इसके साथ मैच करती है, क्योंकि हमने अच्छा। इलेक्ट्रिसिटी में तो कैपेसिटी चार्जेस दे ही दिए हैं, हाँ। लगा चुके हाँ, हैं, बिल्कुल। तो हम तो वो लगा बैठे हैं ऑलरेडी। हाँ। तो उससे फ़ायदा क्यों ना उठाया जाए, ईवीज़ की तरफ भी जाया जाए, पेट्रोल को भी कम करें और इलेक्ट्रिक को हुकूमत बढ़ाएं। ये शोर मचाएगी जी हमारी गैस कौन खरीदेगा। आपने तो सारे मुतबादल इख्तियार कर लिए, हमारी गैस भी खरीदो। हाँ, देखें ना गैस, लेकिन देखें अच्छी चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, गैस और पेट्रोल हम गैस में मंगवाते भी हैं तो बाहर से। कैपेसिटी चार्जेस देने पड़ रहे हैं और ना।
ये देखें अब ये कैपेसिटी चार्जेस उसमें अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं कि यहाँ पे हमें इतना सफ़र करें, तो इसको हमने अभी से कंट्रोल करना है। वही मैंने कहा ना कि देखें ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये शॉर्टकट कोई नहीं है। इसको आपने जिस तरह होता है ना कि आप जिम जाना शुरू करें तो ये नहीं होता कि पहले दिन में 10 किलो वजन कम हो जाएंगे। इसको आराम आराम से 6 महीने, साल, 2 साल आप जब रेगुलरली करते हैं तो फिर आपका एक क्या कहते हैं, जो आपका एक फ़ायदा होता है उसका। अच्छा जी, अब गुफ्तगू को हल्का करते हैं और बीच में लाते हैं सुहाना का सवाल। यानी सुहाना का सवाल हल्का होता है, लाइटर होता है। सवाल ये है, आपके ख्याल में मुस्तकबिल में किस चीज पर टैक्स लग सकता है? ऑप्शन नंबर 1 हंसने पर, ऑप्शन नंबर 2 बारिश में नहाने पर, हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल करने पर, दूसरी शादी पर। मेरा ख्याल है कि ये हवा में मौजूद ऑक्सीजन पर तो शायद थोड़े से में लग जाए, जो हमारी पोल्यूशन के हालात हैं आजकल। और वो क्या कहते हैं, वो जो एक आती है डिवाइस, तो एयर प्योरीफायर, तो उस पर तो मेरा ख्याल है टैक्स लगा चाहता है बस, क्योंकि वो गवर्नमेंट को नजर आएगा कि सेल बढ़ रही है और वो कहेंगे लगाओ इस पे टैक्स। अच्छा, आप देखते हैं फ्यूचर ये आईपीपीज मादूम होते दिखाई दे रहा है आपको? देखिए मेरा ख्याल है आईपीपीज का जो बिजनेस मॉडल था ना, उसका एक टाइम था, उन्होंने अपना काम कर लिया, जैसा भी करना था वो हो गया है। अब जो न्यू जमाना है, अब हमारी जिम्मेदारी है, कौम की जिम्मेदारी है कि उनके आगे हाथ जोड़ दें। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमें यकीन है आप हमारे साथ रहेंगे। सर, पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ने के बाद सोशल मीडिया पे तांगे के हवाले से इतनी मीम्स बन रही हैं, तो मैं सोच रही थी कि तांगा हमारे कल्चर का कितना खूबसूरत हिस्सा था। नो डाउट। तो क्यों ना हम देश के माजी में आज तांगे को याद करें। क्या खूबसूरत कल्चर था। वैसे अगर तांगों वाला कल्चर आज भी जिंदा होता तो हम ये सुन रहे होते कि जनाब देसी तांगे तो नाकाम हो गए हैं, चाइना के तांगे आ गए हैं। क्या कमाल तांगे हैं। उनके घोड़े जो हैं वो हाइब्रिड हैं, चारा भी नहीं खाते। और किसी को तांगे का बम भी नहीं लगेगा, वो एबीएस सिस्टम है। तांगे का बम क्या होता है, मेरा ख्याल है कि 90% हमारी यूथ को नहीं पता होना, बताना पड़ा, बल्कि 90 क्या 100% यूथ को नहीं पता होगा कि तांगे का बम क्या होता है। बता दें क्या वो टांगे के सामने जो 2 डंडे निकले होते थे ना, जिनके दरमियान घोड़े को जोता जाता था, वो बड़ी खतरनाक चीज होती थी। वो कहते हैं कि वो जिसके सर में लगता था, क्योंकि उसकी जो हाइट होती थी वो कमोबेश वही होती थी जो मोटरसाइकिल या साइकिल सवार की होती थी। तो वो गया समझे, इसलिए कहते थे कि जो तांगे का बम है वो एटम बम से ज्यादा खतरनाक है। सर, ये जो तांगे के बम होते थे ना, ये नोकीले होते थे, उसके ऊपर लोहे का कवर चढ़ाया जाता था, इसलिए वो खतरनाक होते थे। और सर, कोचवान के हाथ में जो छांटा होता था, वो टेप चढ़ा के अलग अलग रंगों का, वो हर तांगे की एक शान बयान कर रहा होता था। वो जो छांटा होता था ना, आगे वो एक रस्सी समझ लें चमड़े की, और पीछे स्टिक होती थी। उस स्टिक को और चमड़े की रस्सी को वो जिस टेप से लपेटा जाता था ना, वो भी बाज खूबसूरत रंगों से लपेटा जाता था, लगता था बड़ा अमीराना किस्म का टांगा है। और टांगा एक तो छांटे से पहचाना जाता था, अमीर टांगा जो होता है। दूसरा घोड़े की सेहत से, अगर सेहतमंद घोड़ा जोता हुआ है। और फिर दूसरा ये कि नया टांगा है, उसकी जो सीटें होती थी नए टांगे की, वो बयान कर रही होती थी कि बिल्कुल ब्रांड न्यू टांगा है। क्योंकि उस पे आमतौर पे उस वक्त की जो मकबूल हीरोइंस होती थी ना, उनकी तस्वीरें लगी होती थी। जो डिवाइडर होता था ना सीटों, 2 सीटों के दरमियान, उस पे 3 सीटें होती थी, तो 3 सीटों पे 3 तस्वीरें लगी होती थी। और बाद में जो बंदा उस सीट पे बैठता था, उतर के जाता था, कहता मैं आज आसिया दे नाल बैठ के आया। और सर, जो पूरा तांगा लेकर जाते थे ना, उसको कहते थे जी सालम तांगा कराया है मैं, मतलब इसको भी अमारत की निशानी होती। अच्छा, एक तो सालम टांगा होता, दूसरा क्या होता था, चुन्नी दे के सारे बैठते थे। बाद में वो 1-1 रुपया हो गया होगा, जैसे आजकल चिंगची में होता है। जैसे चिंगची में होता है, या सालम चिंगची करवा ले, या आप 1-1 रुपया दे के बैठ जाए। अच्छा, ये जो हम जिक्र कर रहे हैं, टांगा अभी बिल्कुल गायब नहीं हो गया, हमारे गांव देहातों छोटे कस्बों में मौजूद है। और अब ज्यादातर बड़े शहरों में जो है ये ऑर्नामेंटल चीज समझी जाती है, एक टूरिस्ट अट्रैक्शन के तौर पे। हालांकि हम अपना घोड़ा तांगा क्या दिखाते हैं, दुनिया भर में घोड़ा तांगा मौजूद था। बिल्कुल, यूके में देख लें। और सर, मुझे याद है तांगे की जो छत होती थी ना, वो फोल्ड भी हो जाती थी, जैसे अब गाड़ियों की हो जाती है। अच्छा, तांगा जितना पुराना होता था, उसका जो सबसे बड़ा एक्सप्रेशन होता था ना, पहले ये गरीब टांगा है, वो उसकी छत जो है ना, वो जगह जगह से लटकी हुई, सुराख हुए धागे लटक रहे हैं, वहां से पता चलता था कि इसका घोड़ा भी माठा ही होना है। अच्छा, आपने तांगा याद करवाया, तो तांगे से रिलेटेड 2 टर्म्स जो है ना, वो चले मैं अपने बुजुर्गों का भी इम्तिहान लेता हूँ, उनकी वो याददाश्त की खिड़कियां खोलता हूँ। एक होता था दाबू और एक होता था उलार। दाबू ये होता था
कि आपने सवारियां जो है ना वो अगली तरफ ज्यादा बिठा दी, अगली सीट पे ज्यादा बैठ अच्छा। गई हैं, तो वो टांगा जो है ना वो दाबू हो जाता था, ठीक है। आगे से नीचे हो जाता था। हाँ। और उलार ये होता था कि पिछली सीट पे ज्यादा सवारियां बैठ गई हैं या भारी भरकम सवारियां बैठ गई हैं, तो टांगा जो है वो उठ जाता था आगे से। इसको कहते थे उलार हो गया, उसको कहते थे दाबू हो जाना। अच्छा, टांगा जब उलार हो जाता था तो उसको बैलेंस करने के लिए कोचवान जो है ना वो जरा आगे होके ना वो टांगे के बम पे बैठ जाता था, काफी बिल्कुल घोड़े के तकरीबन बराबर आ जाता था। फिर घोड़ा उसके कान में कहता होगा, अजी हुन पता लगा जी, बड़े कस कस के छेंटे मार दे सी मैंने। सर मुझे याद है टांगों को तो नंबर भी लगे होते थे, वो भी एक साइज के दफ्तर से लगते थे। अच्छा, नंबर ही नहीं सिर्फ लगे होते थे, बल्कि शहर में जो सबसे तगड़ी एसोसिएशन होती थी ना वो टांगाबान एसोसिएशन हुआ करती थी। वो जलसे जुलूस निकालते थे अपने मुतालबात के लिए, और हर शहर में टांगों का कोई अड्डा बनाया जाता था जहाँ पे एक हौज होता था घोड़ों के पानी पीने के लिए, और चारा करीबी वहां पे दस्तयाब होता था, चारा और फक उसके स्टॉल या दुकानें करीबी होती थी जहाँ पे वो अड्डा होता था। अच्छा, आप इससे सिर्फ ये चारा और फक ही नहीं बल्कि उससे जुड़े हुए ना ये तांगाबानी से जुड़े हुए कई पेशे थे जो जाहिर है अब खत्म हो गए हैं, तांगाबानी खत्म हो गई है। एक और ये घोड़ों को नाल लगाने वाली, हाँ जी, खुरियां लगाने वाले, खुरियां बनाने वाले, जूते घोड़ों ये के। हाँ घोड़े के जूते बनाते थे लोहे की। वो देखने में बज़ाहिर एक तकलीफ दे अमल था, लेकिन अगर वो ना किया जाए तो उससे ज्यादा तकलीफ दे अमल से खुद घोड़े को गुजरना पड़ता है अगर उसके बरवक्त जो है वो नेल्स ना बनाए जाएं, उसके खुर ना बनाए जाएं। अच्छा, फिर जो तांगे का पहिया होता था, तुरा उसको कहते थे, तुरा बनाना, वो बनाने के एक मखसूस कारीगर होते थे जो अपनी भट्टी में उसको गोल रख, जिससे तांगे का तुरा टेढ़ा हो जाता था, रिम टेढ़ा हो जाता था, वो चलता भी फिर अजीबो गरीब तरह, जैसे तुम नहीं बाज़ दफा चलते लाला, जब तुम वो बख्शी बनते हो तो चलते हो। जिवें आजकल ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ व्हील अलाइनमेंट कराई दी, इसी तरह धुरे दी भी व्हील अलाइनमेंट होती सी। सर मुख्तलिफ बड़े शहरों में कभी टांगे पे पाबंदी लग जाती थी, कभी उनको अलाउ कर दिया जाता था, और उनको डायपर लगाने की भी एक आ गई थी। डायपर में कुछ अरसे तक लाहौर में ये प्रैक्टिस की जाती रही है कि नीचे एक थैला बांध दिया जाता था ताकि माल रोड गंदी ना हो, लेकिन वो घोड़े को घोड़ा ही कौन कहे जो सड़क गंदी ना करे। वैसे सर एक बात है कि जितनी तेज हमारी जिंदगी चल रही है, टांगों का दौर अगर वापस आ जाए हमारी जिंदगी थोड़ी स्लो नहीं हो जाएगी? आ रहा है बेटा, वो दौर आ रहा है, घबराओ। सर बाकी सारी बातों की बातें, जब घोड़ा चलता था ना, जो उसकी टाप होती थी उसमें एक मौसीकियत होती थी, एक रिदम होता था, बड़ा सुरूर मिलता था सुनने में उसकी आवाज। मैं तो उस पर डांस भी कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब घोड़ों की दुनिया से निकलकर चलते हैं इंसानों की दुनिया में। नहीं, मुझे घोड़ों की दुनिया में रहने दो, मुझे नहीं जाना इंसानों की झूठ और मुनाफिकत की दुनिया में। नहीं, अगर आपने घोड़ों की दुनिया में रहना तो आपके लिए थोड़ा सा लूसन रख दूं? देख लें, आलमी मंडी में लूसन की कीमत बहुत चढ़ गई है। अच्छा जी, भारतीय रियासत मध्य प्रदेश की जेल में अनोखी मोहब्बत, डिप्टी जेलर खातून ने 14 साल कैद काटने वाले शख्स से शादी कर ली। ये मेरा जाती फैसला है, हम इस शादी से खुश हैं। जेलर का बयान। तो कैदी बेचारे को क्या मिला, 14 साल कैद काट के दोबारा उम्र कैद। सर वैसे सोचिए किस तरह की शादी होगी जिसमें बाराती सारे कैदी होंगे और लड़की वाले पुलिस वाले। वाह वाह वाह, जूता छुपाई की रस्म में पुलिस चोर बन जाएगी। जूता छुपाई की रस्म में पुलिस वाला छितर छुपाया जाएगा जिसपे लिखा था आज आप मोरे बालमा तेरा इंतजार है। मेरा ख्याल है ना, इस कैदी की सजा सिर्फ 6 महीने की होनी है, बाकी सजा इसने एप्लीकेशन दे दे के इश्क के चक्कर में बढ़ाई होनी है। जेलर नाल ही ब्याह करांगा। मुझे तो लगता है वो जेल में गया ही जेलर के लिए था। अच्छा होता अगर वो 10 साल कैद काट लेता उस जेलर की खातिर, पता चलता है जेलर की अडयाला ट्रांसफर हो गई। चले शादी हो गई, अल्लाह मुबारक करे, लेकिन मेरा 2-4 दिन में इश्क का भूत सर से उतर जाएगा। फिर बीवी ने उसी तरह जेलर बन के कहना चल अपनी बैरक में ताला लाना। सर हम बचपन से सुनते सुनते बड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुजर रहा है। हाँ। कैसे गुजर रहा है, आइए मुलाहिजा फरमाइए। अच्छा, कैसे गुजर रहा है जी? ऐसे गुजर रहा है। अच्छा, वो ट्रैक्टर ट्राली फंसी हुई है। हाँ जी। और देखिए जरा, जब मोड़ता है, ओए होए ओ होए। खैर हो। वाह, हो जुगाड़, इनोवेशन, बड़ी अच्छी ट्रिक है। देखे ना। सर वैसे जितना क्रिएटिव ये बंदा है ना, इसके पास पाकिस्तान को नाजुक मोड़ से निकालने के लिए कोई मनसब होना चाहिए। लेकिन आप ये देखो कि उसने भी नाजुक मोड़ से गुजरवाया है तो डंडे से गुजरवाया है। ये बंदे का नहीं, डंडे का कमाल है।
यार हम खाम खा उसके इनोवेशन को क्रेडिट देते जा रहे हैं, चाहे वो ट्राली चोरी करके लेके जा रहा हो। सर चोर है इसलिए तो नाजुक मोड़ पे फंसा हुआ है। नाज़रीन, ये था आज का देशबुक का चलते चलते आज की दानिश भरी, हिकमत भरी बात ये कि औरत की इससे बड़ी आज़ादी क्या होगी कि उसकी कोई बीवी नहीं होती। नाज़रीन, खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।